नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है रास्तली क्लासेज बीकानेर। तो दोस्तों, आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले ताकि आपको टेस्ट लगातार मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने कोसी नदी को लास्ट में छोड़ा था। कोसी नदी के बारे में हमने कुछ बातें तो लिख ली थी दोस्तों। तो लिखिए आप, कोसी नदी कितने नंबर नदी थी वो लगा लेना। कोसी नदी, कोसी नदी की हमने क्या बात की, ये आपके तिब्बत के कुछ हिमनदों से निकलती है। ठीक है, और बाद में हमने बात की इसे नेपाल के अंदर सप्तकोशी कहते हैं, ये बात भी हमने लिख ली थी। और आगे की लाइन हमने थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो थोड़ी छोटी रही, आज लिखते हैं। लिखो, यह गंगा नदी में सर्वाधिक अवसाद लाने वाली नदी है। सर्वाधिक अवसाद लाने वाली नदी है आपके ये। अधिक अवसादों के कारण इस नदी के मार्ग बार बार परिवर्तन होते हैं, बार बार परिवर्तन होते हैं। पूछ ले आपको, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो आप क्या उत्तर दोगे भाई? कोसी नदी। ठीक है ना, कोसी नदी दोगे। और ध्यान रखो भाई, और इस नदी के बारे में क्या लिखना है हमें, ये सर्वाधिक और जब बार बार मार्ग बदलने के कारण, बार बार मार्ग बदलने के कारण बिहार राज्य में बाढ़ का कारण बनती है। इसलिए ये बार बार क्या है दोस्तों, इसमें सर्वाधिक अवसाद का मतलब आपने समझ लिया, पत्थर जो बड़े बड़े आते हैं, इसमें बहुत से अवसाद। गंगा नदी में सर्वाधिक अवसाद लाने वाली नदी कौन सी है? कोसी। और अधिक अवसाद आते हैं तो क्या है, पत्थर आगे आकर रुक जाते हैं तो मार्ग परिवर्तन होता है। कभी इस साइड, ये क्या है, कभी ऐसे बहते, इधर बहती बहती इधर बहने लग जाती है, बाद में इधर, इससे ऐसे ऐसे। इस नदी का कोई सीधा स्ट्रेट नहीं है। तो बार बार मार्ग बदलने के कारण क्या है, इस नदी का बहाव भी इधर उधर हो जाता है। और बिहार के अंदर ये बहती है, नेपाल में इसे सप्तकोशी कहते हैं। नेपाल के बाद में क्या है, ये सबसे पहले भारत के अंदर बिहार के अंदर प्रवेश करती है। और बिहार बार बार आपके क्या है, मार्ग परिवर्तन करने की वजह से इस नदी बिहार को बाढ़ ग्रसित कर देती है। इसीलिए इस नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, ये बात बताइए आपको ताकि आपको याद हो जाए। क्वेश्चन यही आता है दोस्तों, कोसी नदी से अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें मेन क्वेश्चन यही है, कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक। कोसी को बिहार का शोक, बिहार का शोक कहते हैं। ये ध्यान रख लेना, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, एक नदी छोटी सी और है, हमने शायद उस ट्रिक में नहीं लिखी है, इसको अलग से याद कर लेना, महानंदा। महानंदा, इसका उद्गम इतना ही ध्यान रख लो, उद्गम ये दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल। उद्गम यहां से होता है और बंगाल के अंदर ही गंगा नदी से मिल जाती है। बंगाल में गंगा नदी से मिलती है। बंगाल में हमने बात की कलकत्ता का है, बंगाल राज्य के अंदर है, तो गंगा को वहाँ हुगली नदी कहते हैं, इसलिए ये लिख लेना भले ही, ये हुगली नदी के अंदर मिल जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये तो भाई अंतिम नदी हो गई आपके इसकी। और कौन सी नदी रह गई हमारे? हुगली नदी को तो मैंने वहीं पे लिखा दी। हुगली नदी को क्या है? विश्वासघाती नदी कहते हैं।
हल्दिया बंदरगाह और आपके कलकत्ता हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। ये सारी हमने बात कर ली। अभी जो मेन नदी है बड़ी दामोदर नदी का ध्यान रख लो, ये भी गंगा की सहायक नदी हमने बात की। यह क्या बात की, यदि गंडक सोना कोसे तो गोमती सरयू नदी में राम जी को घाघरा चढ़ाए, तो यह दी से हमने दामोदर लिखा था, तो दोस्तों लिखो दामोदर नदी। तो दोस्तों ये जो दामोदर नदी है ना, ये दामोदर नदी आपके दामोदर नदी यहां से ध्यान रखना, दामोदर नदी पर पहली बात तो ये ध्यान रख लो, दामोदर नदी पर भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी पर क्या है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना। आपको पूछ ले तो कौन सी होगी ये। और ये कहाँ से निकलती है दामोदर नदी, यहाँ पर आपके झारखंड है, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार, झारखंड यही है, झारखंड के छोटा नागपुर का पठार हमने पढ़ा था सर्वाधिक खनिज संपन्न है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के पठार से ये निकलती है और यहाँ नीचे पश्चिम बंगाल के अंदर आएगी ये। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के अंदर क्या है, एक डायमंड हार्बर बंदरगाह है, वहाँ पर आपके क्या है गंगा नदी से मिल जाती है और बाद में गंगा नदी के साथ बांग्लादेश चली जाती है। इतना ही इसको ध्यान रखना है। और इस पर इतनी बात ध्यान रखनी है कि इस पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। और ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये निकलती है देखो आपके छोटा नागपुर के पठार से। तो जब हम पठार का टॉपिक कर रहे थे तो हमने बात की ये बड़ा खनिज संपन्न क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार, और वहाँ पर कोयले का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा, कोयला खनिज है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जब ये नदी यहाँ से निकलती है तो इस नदी के अंदर कोयला बहुत होता है। क्या होता है, कोयला, इसलिए ये नदी के अंदर कोयला बहुत है। और विश्व के अंदर सर्वाधिक कोयला आप यूरोप में एक राइन नदी पढ़ोगे, राइन, ठीक है, राइन नदी की आपके एक सहायक नदी है रूर, जो जर्मनी के अंदर बहती है दोस्तों, ठीक है। इस रूर नदी के अंदर सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, सर्वाधिक कोयला, इसलिए इसमें भी सर्वाधिक कोयला है, इसलिए इस दामोदर नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है इसको भारत का रूर घाटी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया एक दो बार पेपर के अंदर, और जब लेवल अच्छा हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यूरोप में एक बड़ी नदी है राइन की सहायक नदी है रूर, जो जर्मनी के अंदर बहती है, और इस रूर नदी के अंदर सर्वाधिक कोयला पाया जाता है विश्व के अंदर। तो भारत के अंदर ऐसी नदी कौन सी है जिसमें कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, दामोदर, इसलिए इसको क्या है आपके दामोदर नदी को भारत की रूर घाटी भी कहा जाता है। तो लिख लो भाई, दामोदर नदी उद्गम कहाँ है भाई, उद्गम बताओ, छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और यह कलकत्ता में डायमंड हार्बर, हिंदी में लिख लेना भले ही कोई लिखो तो, डायमंड हार्बर बंदरगाह के निकट हुगली से मिल जाती है। तो दोस्तों हुगली गंगा में आप कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको बता दिया गंगा नदी को ही अपने पश्चिम बंगाल के अंदर हुगली नदी कहते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं हुगली लिख दूँ, गंगा लिख दूँ, एक ही बात है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस इस हुगली को देंगे। अगर कोई भी नदी है ना आकर पश्चिम बंगाल के अंदर गंगा से मिल रही है ना, तो आप समझ लेना वो गंगा से नहीं हुगली से मिल रही है। इतनी सी बात ध्यान रख लेना, क्योंकि गंगा को पश्चिम बंगाल में हुगली कहते हैं, इसलिए ये क्या है हुगली नदी से मिल जाती है, ठीक है। यह कलकत्ता में डायमंड हार्बर बंदरगाह के निकट हुगली नदी से मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस नदी पर भारत की प्रथम नदी घाटी
परियोजना स्थित है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना हमने बात कर ली थी, आपके सतलज नदी पर है, भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है ना, हमने बात की ना, भाखड़ा नागल परियोजना क्या है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। लेकिन प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर है। ठीक है ना, ये किसके आधार पर बनाई गई है, आपके टेनीसी नदी, अमेरिका के अंदर एक नदी बहती है टेनीसी नदी। तो टेनीसी नदी के आधार पर, टेनीसी नदी को एक प्रकार का मॉडल समझकर इस पर भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। तो टेनीसी नदी टेनीसी नदी के अंदर भी वहां पर क्या नदी घाटी परियोजना नहीं थी, तो हम उस नदी को, उसको आधार समझकर भारत के अंदर भी प्रथम नदी घाटी परियोजना सरकार ने सोचा बनाए। तो टेनीसी नदी पर जिस प्रकार की नदी घाटी परियोजना थी, उसको देखते हुए, उसको समझते हुए, उसी आधार पर भारत के अंदर प्रथम नदी घाटी परियोजना बनाई गई। किस नदी पर, दामोदर नदी पर। ठीक है, तो ये लिख लो, इस नदी में कोयले की मात्रा अधिक होने के कारण इस नदी घाटी क्षेत्र को भारत की रूर घाटी कहते हैं। भारत की क्या कहते हैं, भारत की रूर घाटी कहते हैं। पूछ ले भाई, इंपॉर्टेंट है। पहला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सेकंड नंबर इस नदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत की रूर घाटी किस नदी को कहा जाता है, तो अपने दामोदर घाटी। हमने बात कर ली, यूरोप के अंदर एक नदी बहती है राइन नदी, राइन की सहायक नदी रूर है, जिसमें भी सर्वाधिक कोयले पाए जाते हैं। तो इसी के आधार पर कहा गया ये तो भाई भारत की रूर घाटी, तो दामोदर। तो दोस्तों, गंगा की सहायक नदी में कोई नदी रह गई कि हमारे, बताओ। देखें, वापस देखो, हमने यदि य से यमुना हमने कर ली, यदि दामोदर, यदि गंडक वही है कोसी वाली उसको। ठीक है, यदि गंडक सोन कर ली, सोना, कोसी खोसे, तो गोमती हमने कर ली, गोमती राम जी को, मतलब रामगंगा भी हमने कर ली, राम जी को सरयू नदी में घाघरा चढ़ाए। ये सारी नदियाँ हमने कर ली। एक महानंदा, जो हमने इसमें लिखा ही नहीं थी, ध्यान रख लेना, महानंदा ये अलग थोड़ी ट्रिक से है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ आपकी चाय के लिए ज़्यादा असम फेमस है, लेकिन उत्कृष्ट चाय पत्ती, मतलब क्वालिटी की, बढ़िया अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती आपके दार्जिलिंग की पहाड़ियों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों, भारत के अंदर हमने मेन नदी की बात की थी कि भारत को आपके अरब सागर की नदियाँ, बंगाल की खाड़ी की और अंतः प्रवाहित नदियों के रूप में बात की जाती। तो भारत के अंदर बड़ी बड़ी नदियों के अंदर दो नदी थी, एक सिंधु नदी, सिंधु नदी तंत्र, ये सारा कहाँ है, ये सारा का सारा अरब सागर में गिरने वाला है। अरब सागर, ये सारा कहाँ है, अरब सागर में गिरने वाला। सिंधु नदी हमने कर ली, सिंधु की सभी सहायक नदी हमने कर ली। दूसरी हमने की गंगा नदी तंत्र। तो गंगा की सारी नदियाँ, सहायक नदियाँ भी कहाँ पड़ती है, बंगाल की खाड़ी में पड़ती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है सारी की सारी। ठीक है, गंगा भी कर ली, गंगा की सभी सहायक नदी कर ली। तीसरी और लास्ट बड़ी नदियों के अंदर अपने ब्रह्मपुत्र नदी अभी तक की नहीं है, वो आज हम शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी भी सारी कहाँ है, बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। ठीक है, अगर आपको कोई याद नहीं रहेगी ये नदी किसकी है, तो याद कर लेना ये किसकी सहायक नदी है। मान लो कोई गंगा की सहायक नदी है, आपको पूछे कौन से समुद्र में गिरती है, तो गंगा की सभी सहायक नदियाँ बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। सिंधु की सभी सहायक नदियाँ अरब सागर में गिरेगी, और ब्रह्मपुत्र की अभी मैं जो लिखाने जा रहा हूँ वो भी सारी बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली है।
तो तीसरा बड़ा नदी तंत्र है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो लिखिए, यह नदी तंत्र पूर्वी भारत में स्थित है। यह मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, असम व पश्चिम बंगाल, सिक्किम में स्थित है। तो दोस्तों इस ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है ना, ये 1900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है भाई बताओ? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है आपके, ब्रह्मपुत्र की लंबाई पूछ ले आपको कितनी है? 1900। लेकिन ये भारत के अंदर है ना, भारत के अंदर दोस्तों ये 900 किलोमीटर ही बहती है। भारत के अंदर कितनी बहती है? 900 किलोमीटर ही बहती है। ध्यान रख लेना इसकी पूरी। हम अभी बात करेंगे, ये तिब्बत से निकलती है। पश्चिम बंगाल में हमने बात की, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में भी बहेगी, तिब्बत में भी बहेगी। लेकिन भारत के अंदर ये 900 किलोमीटर बहती है। इसका संपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? संपूर्ण जल ग्रहण इसका दोस्तों लगभग ये 5 लाख किलोमीटर है ना, 5 लाख किलोमीटर इसका संपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र है। लेकिन हम बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर इसका जल ग्रहण पूछ ले तो 1.94 लाख किलोमीटर। ठीक है, ये अपनी मुख्यतः इनकी बात हो गई। ठीक है, ये नदी तंत्र के अंदर दोस्तों उसकी मेन नदी और उसकी सहायक नदी सम्मिलित जब बोलते हैं ना तो नदी तंत्र होता है। अकेली नदी पूछते तो ये अकेली नदी है, तंत्र मतलब इसकी सभी सहायक नदियां। तो इसकी जितनी भी सहायक नदियां ये पूरी भारत के अंदर स्थित है, मुख्यतः इन राज्यों के अंदर बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 1900 किलोमीटर 1900 किलोमीटर। भारत के अंदर ये 900 किलोमीटर बहती है। जलग्रहण क्षेत्र के बारे में हमने बात कर ली। अब देखते हैं ये नदी कहाँ से बहती है और दोस्तों भारत के अंदर क्या क्या इस पर मुख्यतः। तो पहले तो आप थोड़ा नक्शा वाला समझ लीजिए और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, बाद में मैं तो मिटा दूंगा लेकिन आप वीडियो को पॉज करके जरूर बना लेना। मेन उधर ही बात करनी है। ये देखो तिब्बत, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तिब्बत से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत से। तिब्बत में कुछ हिमनद है, यांगशी, यारलुंग, चेनाय, गंडूक, इस प्रकार के कुछ कुछ हिमनद है, वहां के पानी से ये नदी निकलती है। तो इसका रूट क्या है दोस्तों? ये ऐसे चलती है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमने बात की थी आपके, जब हम मुख्य हिमालय की बात कर रहे थे तो हमने बात की थी ना, ये मुख्य हिमालय है वो आपके वृहद हिमालय के अंदर, मुख्य हिमालय का भाग था वृहद हिमालय, उसके अंदर हमने बात की थी नंगा पर्वत से नामचा बरवा। तो ये नामचा बरवा पहाड़ियों के यहाँ प्रवेश करती है। नामचा बरवा पहाड़ियाँ हैं, वहां से ये नदी प्रवेश करती है आपके। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस नदी को कहते हैं आपके, क्या कहेंगे? दिहांग। और तिब्बत के अंदर इस नदी को कहते हैं सांगपो। आपको पूछ ले किस नदी को तिब्बत के अंदर सांगपो कहते हैं तो कौन सी नदी होगी? ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश के अंदर किस नदी को दिहांग कहते हैं तो आपके क्या होगी? ब्रह्मपुत्र। लेकिन जब ये यहां से बहते हुए असम के अंदर प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, असम के अंदर इसमें मुख्यतः माजुली द्वीप है, माजुली, जो असम की सांस्कृतिक राजधानी है। माजुली द्वीप है, यहाँ पर ये एक नदी के बीच में कुछ क्या है? द्वीप है, जहाँ पर असम के मुख्यतः जनजाति क्षेत्र यहाँ पर रहते हैं
और ये उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ बड़ा ही पवित्र स्थान है ये मांजुली द्वीप। और अभी ये क्या है, इसकी ये द्वीप कटता जा रहा है और इसकी सीमा यहाँ बहुत कम होती जा रही है। ये द्वीप एक प्रकार से भी खत्म होने लग गया है, तो ये अभी खतरे के अंदर है। इसको क्या कहते हैं, इस मांजुली द्वीप को क्या कहते हैं, असम की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। बाद में हमने बात की, पश्चिम बंगाल के अंदर आएगी, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करेगी आपके गंगा नदी से मिलकर। बाद में आपके कहाँ चली जाएगी, बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर इसको क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं, मेघना धारा बनाएगी। ये सारी हमने बात गंगा नदी में भी कर ली। तो ये इसका रूट है, आप ढंग से बना लेना। अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। आप दोस्तों इस टॉपिक को बराबर याद करते जाओ, चाहे आज वीडियो देख रहे हो या कुछ समय बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 महीने बाद, तो इसको बराबर याद करना दोस्तों, ठीक है। और अपने इस चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहिए। आपके लिए इतनी मेहनत और इतना बढ़िया कंटेंट आपको दिया जा रहा है, हमें भी आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो लिखो अपने भाई, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम तिब्बत, तिब्बत से होता है। तिब्बत से कुछ भाई हिमनंद है। हिमनंद हमने पिछली क्लासों के अंदर ढंग से समझ लिया है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो देखो। हिमनंद कौन कौन से हिमनंद से, यांगसी, यारलुंग, ठीक है, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं। यह तिब्बत से बहते भारत में नामचा, बरवा, पहाड़ी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में अभी बताया था दोस्तों, क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, इसे दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं, दिहांग नदी कहते हैं। सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता दोस्तों इस नदी के अंदर है, ठीक है ना। सर्वाधिक जल विद्युत तो मतलब आप समझ ही गए हैं, जल विद्युत। अभी हम नए नए तरीकों से बिजली बनाने, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के हम प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी हम जल से भी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, पानी से भी। पानी ऊपर से जितनी जोर से गिरता है उस प्रेशर से हम क्या है, बिजली बनाते हैं। तो अगर किसी नदी के अंदर सबसे ज़्यादा, भारत में अगर ऐसी कोई नदी है जिसमें जल विद्युत क्षमता बनाने की सबसे ज़्यादा क्षमता है तो ब्रह्मपुत्र नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लिख लेना। ब्रह्मपुत्र नदी में सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता है। और दोस्तों जब ये नदी बहती है ना, नदी बहती है तो ये गोरुख, गाय के जो पांव के जो ये अपने नाखून होते हैं उनको गोरुख कहते हैं। तो ये क्या है, थोड़ा इस प्रकार के बीच में द्वीप बना देती है अपने नदी के कटाव के कारण। इसलिए आप ये लिख लेना भाई, गोखुर की आकृति इस नदी क्षेत्र में बनती है। ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र में गोखुर आकृति का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट है ये भाई, ध्यान रख लेना इस बात को, ठीक है ना। गोखुर आकृति का निर्माण कौन सी नदी करती है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो असम के अंदर हमने आगे बात की, असम में इस नदी पर मांजुली
द्वीप स्थित है। असम पर इस नदी पर क्या है, माजुली द्वीप स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है, असम की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, सांस्कृतिक राजधानी। तो दोस्तों है क्या, इस प्रकार का द्वीप है और ये यहाँ से नदी बहती है, नदी के प्रेशर है, ये नदी का प्रेशर ये, तो ये क्या है, इन नदियों के कारण इसका संरक्षण नहीं हो रहा है और नदी के बहाव के कारण क्या है, ये यहाँ के पास पास वाली मिट्टी कटती जा रही है और अवसाद के रूप में नदियों में बहती जा रही है और इस प्रकार क्या है, इसका साइज छोटा 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 होता जा रहा है और एक द्वीप, असम की ये सांस्कृतिक द्वीप है जो एक प्रकार से अभी खत्म होने की स्थिति के अंदर है। और इस द्वीप से असम की बहुत सी भावनाएं जुड़ी है, जनजातीय क्षेत्र है, सांस्कृतिक राजधानी इसको कहा जाता है, तो सरकार को इसको संरक्षण करने की जरूरी है। अभी असम पर ही भूपेन हजारिका, अभी भारत रत्न मिला था या आपके ये अभी करंट के अंदर पिछले साल भूपेन हजारिका जो मिले थे ना, भारत रत्न था या नोबेल पुरस्कार, वो भूपेन हजारिका का जो द्वीप है ना वो इस नदी पर ही है आपके असम के अंदर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में भूपेन हजारिका बांध स्थित है। ठीक है, तो आगे यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के साथ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो क्या है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये लाइन लिखा दी, यहां लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है। बाद में ये बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश में इस नदी को क्या नदी कहते हैं, जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने बात कर ली। अभी ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां कौन सी है, सहायक नदी निकलो, देखो हमने मैप बनाया, ब्रह्मपुत्र इस प्रकार से आती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र का बाएं वाली तो वो हो गई, दाएं वाली ये हो गई, इस साइड वाली जो मुख्यतः सिक्किम के अंदर बहती है ना, प्रसिद्ध नदी कौन सी है, तीस्ता नदी, तीस्ता, मानस, सुबनसिरी, ये ब्रह्मपुत्र की क्या है, बाएं हाथ की, देख लो हाथ देख लो अपना आप करके, दाएं हाथ की, ठीक है ना, बाएं लिखदा, दाएं हाथ की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, और आपके ये तो हो गई दाएं हाथ की, तो बाएं हाथ की नदियां भी लिख लो, दिबांग, दिसांग, धनश्री, लोहित। अब दिबांग और दिसांग नाम के दो भाई है जो धन के लिए लड़कर अपना क्या लोही निकाल दिया, खून को हम मारवाड़ी में कहते हैं लोही। तो दिबांग और दिसांग धन के लिए लड़कर अपना लोही निकाल देते हैं और ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं, ऐसे मत करो, तुम मेरे पुत्र हो, ऐसे मत करो, दिबांग और दिसांग धन के लिए क्यों एक दूसरे का लोह निकाल रहे हो, तो ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को समझाया, तो समझ लो दिबांग दिसांग धनश्री लोहित। दिबांग और दिसांग दो लड़के हैं जिन्होंने धन के लिए अपने एक खून निकाल दिया, लोह लड़ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि पुत्रों, दिबांग दिसांग पुत्रों, तुम
धन के लिए लड़ो मत। तो ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदी मानस, सुबनसिरी और तीस्ता, ये तो इंपॉर्टेंट याद करो भाई। तो बस इतनी बात दोस्तों अपने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में करनी है, ठीक है। तो तीनों बड़ी नदियां हमने कर ली है दोस्तों, ठीक है। तीनों बड़ी नदी हो चुकी है हमारी, ठीक है दोस्तों। तो आज ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां ये सब हमने कंप्लीट कर ली है। कल हम करेंगे प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां बहती है, प्रमुख स्वर्णरेखा, महागोदावरी, कृष्ण कावेरी, नर्मदा नदी, ये सारी बात करेंगे। उनमें क्या है दोस्तों, वो ना तो सिंधु की सहायक नदियां, ना गंगा की, ना ब्रह्मपुत्र की, वो अपने आप में स्वतंत्र नदियां हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत मतलब ये दक्षिणी वाला भाग है ना अपने, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, इधर बहती है वो, और अपने आप में स्वतंत्र नदियां है, तो उन्हें हमें अलग से करना है। कल हम शुरू करेंगे वो नदियां, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने इसे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और अपने इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाने में अपना योगदान ज़रूर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।